नमस्कार सभी को। आज हम एक एक्शन मॉन्स्टर फिल्म द होस्ट के बारे में समझाने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखती है। एक मुर्दा घर की भूमिगत सुविधा में एक वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट कमरे की सफाई को लेकर शिकायत करता है। वह अपने सहयोगी से कहता है कि रसायनों को सिंक में फेंक दो क्योंकि वे धूल से ढके हुए हैं। वह आदमी हैरानी से उसकी ओर देखता है क्योंकि यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन होगा। मुख्य वैज्ञानिक उसकी नौकरी की धमकी देता है, जिससे मजबूर होकर वह आदमी कई बोतलों को सीवेज में खाली कर देता है। समय के साथ लोग झील के अंदर अजीब जीवों को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन वे संभावित परिणामों पर कोई ध्यान नहीं देते। एक सैलरीमैन नदी में कूदकर आत्महत्या करने की योजना बनाता है, लेकिन इससे पहले वह पानी के अंदर एक बड़ा साया देखता है। यह देखकर कि उसके सहकर्मी खतरे से अनजान हैं, वह उन्हें अलविदा कहता है और कूदने के लिए आगे बढ़ता है। गैंगडू एक किराना दुकान के मालिक का बेटा है और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, हमेशा सोता रहता है। उसके पिता ही बोंग बेटे से असंतुष्ट हैं और उसे जगाकर ग्राहकों का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। हालांकि गैंगडू आलसी और काफी बेकार है। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, भले ही उसकी बेटी भी अपने पिता के बारे में बाकी सबकी तरह ही कम राय रखती है। वे दोनों साथ में टेलीविजन देखते हैं और गैंगडू की बहन नामजू के लिए चीयर करते हैं, जो एक राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन है और पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। अचानक एक समाचार फ्लैश आता है जिसमें पहले वाले सैलरीमैन की लाश दिखाई जाती है, लेकिन उसके शरीर का आधा हिस्सा गायब है, जैसे मरने से पहले किसी ने उसे काट लिया हो। ही बोंग अपने बेटे से कहता है कि वह बाहर जाए और वापस काम पर लौटे, क्योंकि ग्राहक अपने ऑर्डर को लेकर शिकायत कर रहे हैं। गैंगडू लोगों के लिए खाना लाता है, लेकिन देखता है कि सभी लोग नदी की ओर घूर रहे हैं। वे पुल के नीचे एक अजीब जीव को देखते हैं और सोचते हैं कि यह क्या हो सकता है। वह जानवर हिलना शुरू कर देता है और आखिरकार पानी में कूद जाता है। लोग नदी के किनारे और भी करीब चले जाते हैं और गैंगडू उस जीव पर बियर का एक कैन फेंकता है, जिसे वह तुरंत पानी के नीचे ले जाता है। सभी लोग भी नदी में कचरा फेंकने लगते हैं और जल्द ही वह जीव गायब हो जाता है। पानी में सिर्फ कचरा ही रह जाता है। जैसे ही गैंगडू जाने ही वाला होता है, वह देखता है कि विशाल जीव किनारे पर लोगों की ओर दौड़ता हुआ आ रहा है और उन्हें नदी में गिरा रहा है। सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, जबकि वह राक्षस दर्शकों को रौंदता और उन पर बुरी तरह हमला करता रहता है। गैंगडू लोगों को भागने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन वह विशाल जानवर से टकराकर गिर जाता है। वह जीव आबादी वाले क्षेत्र की ओर दौड़ने लगता है, जबकि सभी लोग भागकर कहीं शरण लेने की कोशिश करते हैं। राक्षस लोगों से भरे एक मोबाइल कंटेनर के अंदर घुस जाता है और उस शरण स्थल को एक विशाल लंच बॉक्स में बदल देता है, क्योंकि वह अंदर मौजूद सभी लोगों को खा जाता है। एक अमेरिकी सैनिक गैंगडू के साथ मिलकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उस कमरे से बाहर भाग जाता है, जो अब खून से भर चुका है। वे राक्षस का पीछा करते हैं और उसकी तबाही को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लगभग मारे ही जाते हैं क्योंकि वह जीव सैनिक को बुरी तरह घायल कर देता है। गैंगडू उस आदमी को बचाने के लिए राक्षस की पूंछ पर वार करता है, लेकिन उसके हमले बेअसर साबित होते हैं क्योंकि वह जीव मुड़कर जोर से पैदल उनका पीछा करता है। भागने के बाद गैंगस्टर बूढ़े आदमी से उन्हें बचाने, उन्हें बंदूकें और एक सरकारी वाहन देने के लिए बड़ी रकम वसूलते हैं ताकि वे भीड़ में घुल मिल सकें। ही बोंग के पास कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वह अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने क्रेडिट कार्ड भी उन्हें दे देता है। वे एक पुलिस चेक पोस्ट की ओर गाड़ी चलाते हैं और वहां से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पुलिस कप्तान उन्हें अस्पताल से फरार वांछित अपराधियों के रूप में पहचान लेता है। कोई और रास्ता न होने पर ही बोंग बचे हुए पैसों से अधिकारी को रिश्वत देता है। परिवार उन सभी सीवर सिस्टम में यौन को ढूंढना शुरू करता है जो उन्हें नक्शों में दिखाए गए थे, लेकिन इलाका बहुत बड़ा है और उन्हें यह भी पता नहीं कि लड़की कहाँ है। नामिल शिकायत करता है कि वे इस तरह कभी अपनी भतीजी को नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि वे अंधाधुंध खोज रहे हैं, लेकिन उसकी बहन उसे शिकायत करने से रोकती है क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। अचानक परिवार को उनके आगे कुछ हिलता हुआ नजर आता है और वे गोली चलाने के लिए अपनी बंदूकें तैयार कर लेते हैं। नामजू को छत से पानी टपकता हुआ महसूस होता है और वे कई गोलियां चला देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वहां कुछ भी नहीं था। हालांकि पता चलता है कि दीवारों के पास दो और लड़के छुपे हुए थे और वे परिवार द्वारा लगभग मारे जाने के बाद सीवर से भाग निकलते हैं। वे दोनों लड़के बेघर हैं और बड़ा भाई पास की एक सुविधा स्टोर से खाना चुराने का फैसला करता है, जो कि वही स्टोर निकलता है जो गांगडू का है और समुद्र तट पर स्थित है। छोटा लड़का सेजू उनकी पैसे भी लेना चाहता है, लेकिन उसका भाई उसे रोकता है और समझाता है कि यह गलत है क्योंकि वे केवल वही चीजें ले रहे हैं जो उन्हें जिंदा रहने के लिए चाहिए। वे दोनों स्टोरेज को खंगालने के बाद खाने के बैग लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी देखते हैं कि पुल के नीचे से राक्षस उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों लड़के तेजी से शरण स्थल की ओर भागते हैं, लेकिन राक्षस उनके पीछे पीछे दौड़ता है और लड़के अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागते हैं। कुछ ही देर बाद ही बोंग वापस अपनी दुकान पर जाता है और देखता है कि दरवाजे जबरदस्ती खोले गए हैं। वह इस पर कोई ध्यान नहीं देता और परिवार अपना खाना जारी रखता है, इस कल्पना के साथ कि यौन भी उनके साथ वहीं मौजूद है।
इसी बीच लड़की सीवर से पानी इकट्ठा करके किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वह देखती है कि राक्षस उसकी ओर आ रहा है और वह तुरंत मरे होने का नाटक करने लगती है। राक्षस उन लड़कों को वहां छोड़ देता है जिन्हें उसने पहले पकड़ा था और यौन देखती है कि छोटा भाई अभी भी जिंदा है। वह लड़के को बचाने और उसे राक्षस से सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करती है। कुछ समय बाद गांगडू देखता है कि राक्षस उनकी दुकान के बाहर खड़ा है और पिता उस राक्षस पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार चूक जाते हैं। राक्षस उनकी ओर दौड़ता है और ढांचे को धक्का देने लगता है। अंत में पूरी जगह को पलट देता है, जबकि पिता लगातार गोली चलाते रहते हैं। जब राक्षस रुक जाता है तो परिवार बाहर निकलता है और देखता है कि वह जमीन पर पड़ा है, शायद गोलियों से घायल हो गया है। चाचा राक्षस पर गोली चलाते हैं, जिससे वह नदी की ओर भागने लगता है और परिवार उसका पीछा करता रहता है। हालांकि जैसे ही प्राणी नदी में कूदता है, उनके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं। ही बोंग सबको पीछे रहने के लिए कहते हैं, जबकि गांगडू अपने पिता को आखिरी गोली वाली बंदूक देता है। राक्षस फिर से परिवार की ओर तैरने लगता है, जबकि नामजू उस पर अपने तीरों से वार करने की कोशिश करती है। राक्षस बूढ़े आदमी पर झपटता है और वह बंदूक चलाता है, लेकिन पता चलता है कि गांगडू से गलती हो गई थी और बंदूक में कुछ भी नहीं बचा था। शांतिपूर्वक अपने परिवार से भागने के लिए कहता है, जबकि वह जीव उसके ऊपर से रौंदता हुआ निकल जाता है। वह जीव ही बोंग को पैर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है और सभी लोग बेबस होकर यह दृश्य देखते रहते हैं। गांगडू अपने पिता के निर्जीव शरीर की ओर दौड़ता है और दर्द में रोने लगता है, लेकिन वे वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि पुलिस भी उसी दिशा में आ रही है। वह अपने भाई बहनों से कहता है कि यौन को ढूंढने के लिए भाग जाओ और फिर अपने पिता के चेहरे को अखबार से ढक देता है। गांगडू भी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दुख पर काबू नहीं पा पाता और पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया जाता है। रात में चाचा अपने दोस्त के पास मदद के लिए जाता है, जो फोन कंपनी में काम करता है। वे चुपके से ऑफिस बिल्डिंग में घुस जाते हैं और यौन की आखिरी कॉल का पता लगाने लगते हैं। वे उसकी लोकेशन पता लगाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन दोस्त मैनेजर के ऑफिस में जाकर खुलासा करता है कि उसने इनामी राशि पाने के लिए पुलिस को सूचना देकर उस आदमी से विश्वासघात किया है। नामिल अपने पीछे लोगों को देखता है और जल्दी से लाइट बंद कर देता है, ऑफिस से भाग जाता है और अपने पीछा करने वालों को अंदर बंद कर देता है। वह बिल्डिंग से भाग निकलता है, लेकिन देखता है कि पुलिस भी उसका पीछा कर रही है। घबराहट की हालत में वह पुल के नीचे कूद जाता है और पकड़े जाने से बच जाता है। चाचा अपनी बहन को कॉल करता है और यौन की लोकेशन का मैसेज भेजता है। इसके बाद गिरने की चोट के दर्द से बेहोश हो जाता है। नामजू अपने भाई का मैसेज देखती है और जल्दी से उस सीवर की ओर दौड़ती है जिसमें उसकी भतीजी है। वह पुल के नीचे जाकर प्रवेश द्वार की ओर बढ़ती है और गांगडू को अपनी लोकेशन बताते हुए कॉल करती है। अचानक वह देखती है कि राक्षस उसकी ओर दौड़ता आ रहा है और वह गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस उसे धक्का देकर खाई में गिरा देता है, जिससे वह सौभाग्य से उस जानवर से बच जाती है। अपनी बेटी की लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद गांगडू अस्पताल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं और उस पर दर्दनाक प्रयोग करना जारी रखते हैं। मुख्य शोधकर्ता खुलासा करता है कि कोई वायरस नहीं है और सरकार केवल लोगों का ध्यान राक्षस की उत्पत्ति से भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। गांगडू उनकी बातचीत सुन लेता है, जिससे डॉक्टर उसे चुप कराने के लिए उसका लोबोटॉमी करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर यौन उस लड़के को दिलासा देने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि बाहर निकलने के बाद वे क्या खाएंगे, इसके बारे में सोचो। वह पीड़ितों के कपड़ों से एक रस्सी बनाती है और उसके सिरे पर एक पुलिस की लाठी बांध देती है। लड़की रस्सी को प्लेटफॉर्म पर फेंकती है और एक रस्सी की सीढ़ी बनाने में कामयाब हो जाती है। वे भागने ही वाले होते हैं कि राक्षस वापस आ जाता है, जिससे वे छुपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोनों घृणा के साथ देखते हैं कि वह जीव उन सभी इंसानों की हड्डियां उगल रहा है जिन्हें उसने निगल लिया था। राक्षस बच्चों को देख लेता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे दीवारों के अंदर छुप जाते हैं, जिससे वह असफल रहता है। इसी समय गांगडू एक डॉक्टर को बंधक बना लेता है और इमारत के बाहर भागता है, लेकिन देखता है कि अधिकारी छुट्टी पर होने की तरह आराम कर रहे हैं और बारबेक्यू बना रहे हैं। वह बंधक को मारने की धमकी देकर एक वाहन ले लेता है और अपनी बेटी के स्थान की ओर तेजी से बढ़ता है। नई मिल भी एक बेघर आदमी द्वारा बचाए जाने के बाद जाग जाता है और उसे अपनी भतीजी को बचाने में मदद करने के लिए मना लेता है। वे शराब की बोतलों का इस्तेमाल करते हैं और कई मोलोटोव कॉकटेल बनाते हैं। राक्षस से आखिरी दम तक लड़ने की तैयारी करते हैं। यौन राक्षस के हमलों से छुपने के बाद जाग जाती है और देखती है कि लड़का बीमार हो रहा है। गांगडू को जल्दी भागने के लिए कहा जाता है। यौन अपने पिता को ढूंढने के लिए सुविधा स्टोर के बाहर जाती है, लेकिन देखती है कि वहां हर कोई गायब हो चुका है। गांगडू अपनी बेटी को जल्दी से पकड़ता है और सुरक्षा के लिए भागता है, लेकिन अफरा तफरी के बीच उसे एहसास होता है कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। वह आदमी मुड़ता है और देखता है कि राक्षस उसकी बेटी की ओर दौड़ रहा है और उसे उठा ले जाता है। वह प्राणी नदी में कूद जाता है और तैरकर दूसरी ओर चला जाता है। गांगडू उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन बेबस होकर देखता है कि उसकी बेटी को पानी में ले जाया जा रहा है। जल्द ही सेना वहां पहुंचकर इलाके को घेर लेती है और लोग अपने परिवार की मौत का शोक मनाते हैं, क्योंकि शरण स्थल में एक बड़ा सामुदायिक अंतिम संस्कार होता है। यौन के चाचा नामिल भी अपनी भतीजी की मौत की खबर सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां पहुंचते हैं।
परिवार के सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं और दुख में जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय समाचार संवाददाता उन्हें घेर लेते हैं और गिद्धों की तरह उनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। एक सरकारी कर्मचारी बायोहैजर्ड सूट पहनकर लोगों से मिलने आता है और उन लोगों के बारे में पूछताछ करता है जिन्होंने उस प्राणी के साथ शारीरिक संपर्क किया था। लोग अपनी संलिप्तता स्वीकार करने से डरते हैं, लेकिन बार बार पूछे जाने पर कुछ लोग इंक्लूडिंग गांग डू डर के मारे अपना हाथ उठा लेते हैं, कानूनी सजा के डर से। परिवार के सदस्य एक दूसरे को गले लगाते हैं और दुख में जमीन पर गिर पड़ते हैं, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय नए रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और गिद्धों की तरह उनकी तस्वीरें लेने लगते हैं। पीले सूट पहने और भी कर्मचारी इमारत में दौड़ते हुए आते हैं और परिवारों को क्वारंटीन करने की कोशिश करते हैं। वे गांग डू को जबरदस्ती ले जाते हैं, जबकि उसका परिवार उनसे रुकने की गुहार लगाता है। इस बीच पता चलता है कि वह अमेरिकी सैनिक जिसने गांग डू की मदद की थी, वह राक्षस के हमले से बच गया था, लेकिन जल्द ही वह उस वायरस से संक्रमित होकर बीमार पड़ गया जो उस जीव के साथ आता है। सरकार अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस बुला रही है और वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए प्रशिक्षित विशेष टीमों को भेज रही है। इसी समय गांग डू और उसका परिवार अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि वहां कोई क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं है, यहां तक कि डॉक्टर भी मास्क नहीं पहने हुए हैं। रात में पिता के पास एक फोन कॉल आता है जिसे वह तुरंत अपनी बेटी की आवाज के रूप में पहचान लेते हैं। गांग डू उसकी लोकेशन पूछने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक सिग्नल कट जाता है और इसी दौरान बाकी परिवार के सदस्य भी जाग जाते हैं। राक्षस इंसानों पर हमला करना जारी रखता है, क्वारंटीन कर्मचारियों को मार देता है और उन्हें वापस अपने घोंसले में, जो सीवर के अंदर है, ले जाता है, जहां वह उन्हें बाद में खाने के लिए जमा कर रहा है। यौन सीवर के एक छेद से चुपके से बाहर निकलती है और उस कर्मचारी की जांच करती है जिसे राक्षस अंदर लाया था, लेकिन वह आदमी डूबने से मर चुका था क्योंकि उसके फेफड़ों से पानी निकल रहा था। लड़की को उस शव पर एक मोबाइल फोन मिलता है, लेकिन नदी में डूबे रहने के कारण वह अब काम नहीं करता। वापस अस्पताल में गांग डू पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी जिंदा है, लेकिन अधिकारी उसे पागल समझता है और डॉक्टर से उसकी मानसिक जांच करवाने को कहता है, यह महसूस करते हुए कि उसकी बेटी जल्द ही भूखी मर सकती है। परिवार अस्पताल से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गांग डू के सुनहरे बालों के कारण तुरंत पहचान लिया जाता है। वे लोग लिफ्ट की ओर भागते हैं, फिर पार्किंग गैराज में पहुंचते हैं जहां गैंगस्टरों द्वारा चलाई जा रही एक गाड़ी उन्हें लेने के लिए पहले से तैयार थी। परिवार अस्पताल से सफलतापूर्वक भाग निकलता है, जबकि पुलिस अधिकारी बेतहाशा पीछा करता है। लड़की रस्सियों की ओर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर जल्दी ही उस पर हमला कर देता है, उसे पकड़कर फिर से जमीन पर पटक देता है। वह बाहर लड़के को भी देखती है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ती है, जबकि राक्षस उनके पीछे पीछे दौड़ता है। गांग डू घोंसले पर पहुंचता है, लेकिन देखता है कि वह हड्डियों से भरा हुआ है और उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। अचानक वह देखता है कि राक्षस उसके ऊपर से गुजरता है और उसके मुंह से एक हाथ लटक रहा है। फिर वह अपनी बहन के साथ, जो अब जाग चुकी है, उसका पीछा करने लगता है। वे राक्षस का पीछा करते हैं, जो नदी में तैरता हुआ किनारे पर मौजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ की ओर बढ़ रहा है, जो क्वारंटीन और अवैध प्रयोगों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। हालांकि लोग जल्दी ही देख लेते हैं कि राक्षस उनकी ओर आ रहा है और डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही वह जीव जमीन पर चढ़ता है, पुलिस उस पर गोली चलाने लगती है, जबकि सेना रसायनों को राक्षस के और करीब ले जाती है। वे उस इलाके में गैस छोड़ते हैं, जिससे वह जीव चौंक जाता है और दर्द में तड़पने लगता है। गांग डू राक्षस के मुंह की ओर दौड़ता है और अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वह लड़की को बाहर निकालने में सफल हो जाता है, जो अब भी उस लड़के को पकड़े हुए है जिसे वह बचाने की कोशिश कर रही थी, और उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी बहुत पहले ही मर चुकी थी। गांग डू लड़की को परिवार के पास ले जाता है और वे यूं के निर्जीव शरीर को गले लगाकर रो पड़ते हैं। आदमी अपनी बेटी का बदला लेने का फैसला करता है और एक लोहे की छड़ से राक्षस पर हमला करने लगता है। नामिल भी मदद करने की कोशिश करता है और राक्षस पर मोलोटोव कॉकटेल फेंकता है, जिससे वह भागने लगता है, लेकिन वह कोई सीधा वार नहीं कर पाता। बेघर आदमी चुपके से जीव के ऊपर चढ़ जाता है और उस पर पेट्रोल डालने लगता है, जबकि वह जीव हैरानी से देखता रहता है। नामजू अपनी तीर को आग लगाकर तैयार करती है और राक्षस पर चलाती है, जिससे वह आग की लपटों में घिर जाता है। अराजकता के एक पल में राक्षस पानी में वापस भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांग डू, जो खंभों के पीछे छिपा था, उसे घातक रूप से भाले से मार देता है। जीव अपनी आखिरी सांस के साथ गिर जाता है और जलते हुए मर जाता है। गांग डू देखता है कि वह लड़का, जिसे उसकी बेटी बचाने की कोशिश कर रही थी, अभी भी जिंदा है और वह उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है, जबकि वह इस तबाही के परिणामों को देखता है। कुछ समय बाद गांग डू ने उस लड़के को अपने बेटे की तरह अपना लिया है और दोनों रात के खाने के दौरान साथ बैठते हैं, जबकि समाचार में सरकार की कार्रवाइयों की आलोचना की जा रही है। वे दोनों अब भी नदी के किनारे स्थित सुविधा स्टोर में रहते हैं, जबकि बर्फ गिर रही है, जो आने वाली सर्दी का संकेत है। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।